हेलो फ्रेंड्स, एक्साइज सब इंस्पेक्टर 2023 के 64 पदों के प्रिलिमिनरी एग्जाम आज हो गए। सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट हो गए। किसी भी तरह का पेपर लीक जैसा तो सुनने में अभी तक नहीं आया है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस पेपर के रिव्यू को लेकर, किस तरह का पेपर था, किस सेगमेंट से किस तरह के किस लेवल के प्रश्न पूछे गए, यहाँ पर कितने ऐसे प्रश्न थे जो बहुत आसानी से बनाए जा सकते थे। इस वीडियो के आखिर तक इस पेपर को लेकर, यानी एक्साइज सब इंस्पेक्टर 28 जनवरी के आज जो 1 सेप्टेम्बर एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, इसके पेपर के बारे में काफ़ी हद तक जो भी जानकारी आपको चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक्साइज सब इंस्पेक्टर पेपर देखें तो पुराने एग्जामों में जैसे HDFSO जो कुछ दिन पहले आए थे 64 या 65 पोस्ट के ऊपर, उससे पेपर बहुत डिफरेंट थे। इससे पहले के भी पेपर बात करें, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर, उससे भी पेपर डिफरेंट थे। पर हाँ, उसके कंपेयर में पेपर, यहाँ का पेपर जो आज के दिन एक्साइज सब इंस्पेक्टर हुआ, ये पेपर थोड़ा सा आसान था कंपेयर के तौर पर देखें। यदि कंपेयर आप करते हो HDFSO को 64 पोस्ट है, HDFSO के एफएसओ का 64 पोस्ट से, या आप दरोगा 1275 से कंपेयर करो पेपर को, या अभी जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर के कल के दिन, आज के दिन एग्जाम हुआ 28 जनवरी का, इस पेपर से आप कंपेयर करो, तो यहाँ पर तीनों पेपर में आपको ये पेपर अच्छे लेवल के थे, जहाँ पर आप आसानी से 80 के करीब सही कर सकते थे। जो पेपर के कट ऑफ भी जनरल के 80 गए थे, यूआर के 80 गए थे। इसके हम लोग डिटेल में कट ऑफ के ऊपर कल के दिन बात करेंगे, सिर्फ हम लोग यहाँ पर पेपर के ऊपर बात करें। 1275 की बात करें तो ये बहुत हद तक पेपर टफ थे। हाँ, इतना भी टफ नहीं था कि आप 75-76 सही नहीं कर सको। हाँ, आसानी से 1275 में भी 75 से 76 सही कर सकते थे। एक्साइज सब इंस्पेक्टर की बात करें तो एक लिमिट के बाद, यदि आपके पास डिटेल में हर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, हर सब्जेक्ट के सिलेबस के ऊपर आपने मेहनत नहीं कर रखा, जैसे एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम टीचर लोग हैं, ये पेपर को टेम्पर करने के लिए एक तरह से एग्ज़ाम के समय एक अपना बैच निकालते हैं कि भैया ये आपको 1 महीना का क्रैकिंग बैच है, ये इससे इस बैच को आप कर लो, आसानी से आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, इस तरह के बैच भी जितने भी खरीद रखा होगा, उनका पैसा गया यहाँ पर, क्योंकि पेपर के लेवल इतने अच्छे थे। इस तरह के बैच से आपको कुछ नहीं होने वाला। उन बैचों के फ़ायदा यहाँ पर आएंगे जो डिटेल में एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आप वो पूरी शुरू से अंत तक हर टॉपिक के ऊपर डिटेल में सही से सिलेबस के ऊपर अध्ययन किया, आपने अच्छे से सिलेबस को कवर किया, तो यहाँ पर ये पेपर आपके लिए आसान था यदि अच्छे से अध्ययन किया है तब। हाँ, ओवरऑल हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज पेपर किस तरह का रहा। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के एंसेंट हिस्ट्री काफ़ी हद तक तो आप बना सकते थे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थे एंसेंट हिस्ट्री में। एंसेंट हिस्ट्री की भी बात करें तो ज़्यादा प्रश्न नहीं थे। यहाँ पर करीब 3 प्रश्न पूछे गए एंसेंट हिस्ट्री से, और तीनों को अटेम्प्ट लिया जा सकता था, कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं आता। मेडिवल हिस्ट्री बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन थे, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे गए कुछ नए टाइप के प्रश्न थे, जिनके बारे में आप लूसेंट से भी नहीं जानकारी ले सकते। आप चाहो भी मेडिवल हिस्ट्री के अच्छे से कवर करने के लिए, तो आप यूपीएससी एग्जाम तो देने नहीं जा रहे हो, तो वहाँ पर उस लेवल के कवर करने की कोशिश भी नहीं करो। क्योंकि एक प्रश्न थे कि जो चर्च थे, चर्च किस तरह के टैक्सेशन लगाया करते थे, उसके टैक्सेशन का नाम क्या था, इस तरह का प्रश्न था। हाँ, ये आपको डिटेल में जाकर आप पढ़ते हो, तब जाकर यहाँ पर आप काफ़ी हद तक क्लियर करोगे। और वो भी मध्यकालीन भारत के समय में इस तरह का प्रश्न पूछेंगे, जो नॉर्मली जो दरोगा के एग्जाम देने जा रहे हैं, जो वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये सारे टॉपिक नहीं थे। तो यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री काफ़ी हद तक अब जो भी प्रश्न पूछे गए, ज़्यादातर प्रश्न यहाँ पर टफ कैटेगरी में आप डाल सकते हो। मेडिवल हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न नहीं थे, 2-3 प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए। मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं, मेडिवल हिस्ट्री से सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया, सॉरी, मेडिवल हिस्ट्री से सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया। और मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ पर आपका जो प्रश्न रहा, 3 प्रश्न है टोटल। यहाँ पर 7 प्रश्न यहाँ पर हिस्ट्री सेगमेंट से प्रश्न पूछे गए, और हिस्ट्री सेगमेंट के जो भी 7 प्रश्न पूछे गए, 7 में से आप आसानी से 5 से 6 के बीच में, आसानी से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। आप थोड़ी सी भी पढ़ रखा है ना इस एग्ज़ाम के लिए, तो आसानी से 5 से 6 बन जाएगा। हाँ, बस आपके पास ज़रूरत है कि आपने इस सिलेबस के जो हिस्ट्री के सिलेबस दे रखा है उसने,
उस सिलेबस के ऊपर आप ऑनेस्ट है तो आसानी से 5 से 6 आप कर आ सकते थे। बस मेडिवल हिस्ट्री के ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप टफ सेगमेंट में डाल दो, क्योंकि ये बनने लायक नहीं थे। ऐसे प्रश्न थे जिसे आप इग्नोर करके चलोगे, सिलेबस में भी दिया हुआ है तो आप नहीं पढ़ कर जाओ, क्योंकि कभी कभी भूले बैठ के आ जाते हैं इस तरह के प्रश्न। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ा सेगमेंट करंट अफेयर का सेगमेंट था, और ज़्यादातर करंट अफेयर आप यूजुअल थे, जैसे रिसेंट टाइम के जितने भी करंट अफेयर थे उससे मैंने आसान सेगमेंट में डाल रखा है। ठीक है, पर वैसे करंट अफेयर जो थोड़े से अच्छे लेवल के थे, यानी ओवरऑल बात करें करंट अफेयर के ऊपर, तो करंट अफेयर से जो प्रश्न टोटल पूछे गए, ये टोटल प्रश्न पूछे गए 25 के करीब, 25 प्रश्न पूछे गए। एक दो कम बेसी हो सकता है, क्योंकि मैंने काउंट करने में थोड़ी बहुत गलती कर सकता हूँ, ऐसा कोई है नहीं, पर हाँ जो एक्चुअल निकल कर आए थे 25 प्रश्न के करीब मैंने काउंट किया था कि 25 प्रश्न आपको करंट अफेयर से पूछे गए। इन 25 में से ज़्यादातर प्रश्न के अटेम्प्ट बहुत आसानी से आप ले सकते थे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। जो भी कैंडिडेट यदि करंट अफेयर रिसेंट टाइम के कर रखा है, हाँ जनवरी के आपने नहीं कर रखा होगा, तब जाकर आपको मुश्किल में, और वो भी ज़्यादा नहीं, 3-4 प्रश्न को आप गलत करके आ सकते हो, नहीं तो ज़्यादातर करंट अफेयर को आप सही कर आ सकते हो। 25 में भी बात करें, 25 में आसानी से आप 18 से 20 के करीब सही कर सकते हो यहाँ पर करंट अफेयर सेगमेंट में। तो ओवरऑल बात करें यहाँ पर करंट अफेयर के, तो करंट अफेयर में ज़्यादातर प्रश्न आपको रिसेंट टाइम में, यानी पिछले जनवरी की बात करें, पिछले 10 जनवरी के करीब करीब आप ले लो, 10 जनवरी से लेकर पीछे के 3 मंथ के करीब करीब ज़्यादा तक करंट अफेयर पूछे गए। और यहाँ पर कैंडिडेट के लिए ये एडवांटेज रहा, और यहाँ पर आसानी से इन प्रश्न को डील करके आसानी से अपना स्कोर जो अच्छा करना चाहेंगे वो आसानी से इस सेगमेंट पे करंट अफेयर में, हाँ ये आप कह सकते हो कि पुराने दरोगा में जो एग्ज़ाम में आते थे पेपर, वैसा पेपर था यहाँ पर करंट अफेयर सेगमेंट में। इतना बड़ा नंबर में करंट अफेयर पिछले एग्ज़ामों को छोड़ दें, तब जाकर बहुत दिनों के बाद इस तरह के पेपर में हमें करंट अफेयर के नंबर मिले। पिछले एग्जाम में देखें दरोगा 1275 में करंट अफेयर लगभग ना के बराबर थे, कुछ ही करंट अफेयर थे, और कुछ ऐसे भी करंट अफेयर थे भी तो जो बहुत पुराने करंट अफेयर पूछे गए थे। मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, मिसलेनियस बहुत बेहतरीन लेवल के थे। आप यहाँ पर मिसलेनियस के 1-2 प्रश्न हो सकते हैं ईजी हो, क्योंकि एग्जैक्ट सारे प्रश्न याद नहीं है, तो यहाँ पर टोटल 8 प्रश्न पूछे गए, 8 में से 1-2 आप आसानी से बना दो, पर ज़्यादातर प्रश्न यहाँ पर 6 प्रश्न जो पूछे गए आप बनाना बहुत टफ है, आप तुक्का लगा सकते हो, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो यहाँ पर मिसलेनियस टॉपिक को भी मैं कहूँगा कि ये अच्छे खासे टफ लेवल के थे। यहाँ पर आप 2 से प्रश्न भी बना दो ना, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके इस पेपर के लिए रहेंगे। फिर इसके बाद बात करें यहाँ पर हिंदी से इस बार प्रश्न ना के बराबर रहा, हिंदी शायद 2 थे, हिंदी 2 या 1 था। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी से एक प्रायवाची शब्द थे और एक और समाज से कारक से पूछे गए थे प्रश्न। ठीक है, तो 2 प्रश्न हिंदी से पूछे गए थे। पॉलिटी जो भी प्रश्न पूछे गए, जैसे आप जनरली एग्जाम में जाते हो तो आर्टिकल याद करके जाते हो, अमेंडमेंट याद करके जाते हो, और ज़्यादातर इससे पिछले एग्जामों में, दरोगा के एग्जामों में ज़्यादातर समय इसी तरह के पेपर में प्रश्न पूछे जाते थे। पर यहाँ पर जो पॉलिटी प्लस यहाँ पर सिविक्स के भी जोड़ते हैं, तो सिविक्स के भी जो प्रश्न पूछे गए ना, बहुत अच्छे लेवल के यहाँ पर प्रश्न थे। तो यहाँ पर ये दोनों सेगमेंट से बात करें तो 10 प्रश्न पूछे गए और बहुत ही बेहतरीन लेवल के प्रश्न थे। 1-2 प्रश्न तो ना चाहते हुए भी आपको गलत होकर आएंगे, क्योंकि इस तरह से ऑप्शन को अरेंज किए गए थे। आप थोड़ी बहुत भी जल्दबाजी आपने किया होगा पॉलिटी में, तो 10 प्रश्न ऐसा नहीं था 10 प्रश्न नहीं बनाए जा सकते, 10 को 10 बनाए जा सकते हैं। पर एग्जाम हॉल में जब, क्योंकि कंडीशन बदल जाते हैं, थोड़ा सा आपका समय का डर रहता है, तो यहाँ पर आप 2 से 3 प्रश्न आसानी से यहाँ पर गलत कर ही आओगे। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन प्रश्न के ऑप्शन इस तरह से अरेंज किए गए थे और प्रश्न के लैंग्वेज इस तरह से लिखे गए थे, आधा समझने में मुश्किल हो जाएगा कि इन प्रश्न कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल पॉलिटी सेगमेंट को मैं डालूंगा मॉडरेट लेवल का, ज़्यादातर प्रश्न मॉडरेट लेवल का था। हाँ, अमेंडमेंट होते, आर्टिकल होते तो इजी सेगमेंट में आप डाल सकते थे। हाँ, 1-2 प्रश्न थे जो आप इजी सेगमेंट में डाल सकते हो, तो पॉलिटी भी ज़्यादा प्रश्न इजी नहीं थे, 2 क्वेश्चन आप कह सकते हो, 2 प्रश्न ऐसे थे जो आसानी से डील किया जा सकता था। फिर इसके बाद बात करें फिजिक्स, जैसे स्टार्टिंग से ये शुरुआत में दरोगा की बात करें तो शुरुआत हुआ था तो बायो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। बायो के बाद नंबर आया फिजिक्स का फिर प्रश्न पूछने का चलन स्टार्ट हुआ। अब भी जो चल रहा है ना केमिस्ट्री का,
तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अपकमिंग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो केमिस्ट्री को इग्नोर मत करो। केमिस्ट्री आपका बैकबोन है यहाँ पर। अब ये मेरिट डिसाइड करेगा केमिस्ट्री सेगमेंट। आप केमिस्ट्री में 8 के 8 गलत करके आओगे, 10 प्रश्न पूछे जा रहे तो 10 के 10 गलत करके आओगे, आपको मेरिट से बाहर हो जाओगे। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि फिजिक्स और बायो के ऊपर थोड़ा सा कम मेहनत करके केमिस्ट्री के ऊपर आप मेहनत बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री इस बार पीरियोडिक टेबल से भी प्रश्न एक पूछ दिए गए थे, एक और अच्छे लेवल के पूछे गए थे। आप जनरली किसी भी कैंडिडेट का बैठा दो, वो प्रश्न को गलत कर कर ही आएगा। पीरियोडिक टेबल के जो भी प्रश्न पूछे गए, ओवरऑल 8 प्रश्न केमिस्ट्री से पूछे गए, ठीक है। बायो से 5 प्रश्न पूछे गए और फिजिक्स से 3 प्रश्न पूछे गए। तो ये रहा आपका साइंस में टोटल 16 प्रश्न पूछे गए साइंस से, और 16 में से 10 के करीब आसानी से बना सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स वाले जो प्रश्न थे, यदि हाँ आपने लैंग्वेज सही से समय से देकर पढ़ा होगा फिजिक्स में, ऐसा नहीं था कि आप एक बार पढ़ा जवाब दे दिया। फिजिक्स का भी प्रश्न अच्छे था, एक प्रश्न को छोड़ दे तो एक प्रश्न को छोड़ो, 2 प्रश्न ऐसे थे जिसके ऊपर लैंग्वेज इतने लंबे थे जिसे सही से, क्योंकि आधा तो लैंग्वेज से डर लग जाएंगे, फिर उसके बाद इसे अटेम्प्ट लेना होगा, तो वहाँ पर गलती कर दोगे। तो ये यानी साइंस सेगमेंट का ओवरऑल बात करें, अच्छे लेवल के प्रश्न थे, कुछ प्रश्न आसान थे और कुछ प्रश्न ऐसे थे जो अच्छे नॉलेज की ज़रूरत था तब जाकर। ये भी जो प्रश्न थे केमिस्ट्री में थे। बायो ओवरऑल 1-2 प्रश्न अच्छे लेवल के थे और 2 से 3 करीब करीब प्रश्न इजी थे, और 1-2 जो अच्छे लेवल के थे। आप इसमें ज़्यादातर उम्मीद आपका रहेगा एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन का, तो इसे टफ ही आपका हो, ज़्यादा बेहतर होगा। तो बायो भी अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ पर पूछेगा। फिर इसके बाद सबसे एक अलग सेगमेंट इकोनॉमिक्स, जो लगातार वेटेज बढ़ते जा रहा है। इकोनॉमिक्स के आप देखो नंबर, तो 11 प्रश्न यहाँ पर पूछ दिए गए। 11 प्रश्न पूछेगा और सारे के सारे इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्चुअल थे। कुछ प्रश्न थे जो आप थोड़ी फैक्चुअल थे, 1-2 प्रश्न थे, ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल थे। अब 11 प्रश्न के 11 सही करना आसान नहीं था। अच्छे लेवल के प्रश्न इकोनॉमिक्स से पूछे गए, और यहाँ पर मैं सजेस्ट, मेरे हिसाब से यहाँ पर यदि 5 भी आप 5 से 6 सही कर लेते हो ना, बहुत बेहतरीन सही होगा इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स का ये हाल था। फिर इसके बाद आपका बुक और ऑथर से एक प्रश्न थे, बुक एंड ऑथर से एक प्रश्न थे। एक आयोग का एक नया सा फैशन स्टार्ट हो गया मिसलेनियस टॉपिक्स में, इसे मैंने डाला है। और जो इसी मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप 2 ही प्रश्न आसानी से बना सकते हो, 6 प्रश्न बनाना टफ काम है। कि एक मूवी से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया गया जिसके बारे में कोई भी पढ़कर भी नहीं गया होगा, ना देखा होगा, और कोई ऐसा कोई बड़ी फिल्म नहीं है कि जो आप न्यूज़ में रहा होगा, ना कोई ऐसा अवार्ड मिला उस फिल्म का। हाँ, पर थोड़ी बहुत क्या है आगे चल के एग्जैक्ट, तो ये गलत तरीका है। लगातार इसी तरह का पिछली बार भी एक फिल्म से रिलेटेड पूछे गए थे, जो 64 पोस्ट थे फिल्म SDFSO में, वहाँ पर भी पूछे गए थे इस तरह का। तो ये भी आपको प्रिपेयर करना होगा। तो एक फिल्म रिलेटेड भी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछेगा। इंग्लिश का प्रश्न यहाँ पर सीधे कम हो गए। हिंदी भी इस बार 2 प्रश्न रहते और इस बार इंग्लिश का प्रश्न 1 रहा। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो चेंजेस हुए वर्ल्ड हिस्ट्री से, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, ऐसे प्रश्न थे हाँ 2 से 3 के करीब करीब। यदि आप ध्यान से पढ़ोगे प्रश्न को, उसके बाद इनके ऑप्शन के आप ध्यान से पढ़ोगे, तो एलिमिनेट आप आसानी से कर दोगे। तब एलिमिनेट कर पाओगे आपने थोड़ा बहुत भी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इसके ऊपर आपने मेहनत कर रखा है, तब जाकर आप आसानी से वर्ल्ड हिस्ट्री के एलिमिनेट करके ज़्यादातर प्रश्न के सही कर सकते। 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसको सही करना आसान नहीं था, क्योंकि आप डिटेल में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रखा है, तभी सही हो पाएंगे ये 2 प्रश्न। पर 3 प्रश्न आसानी से सही किए जा सकते थे, और 3 भी ऐसे प्रश्न जो टफ लेवल के ही आप कह सकते हो, आसान नहीं थे। तीनों प्रश्न के अटेम्प्ट लेना, तभी अटेम्प्ट ले पाओगे। आप अच्छे से कवर कर रखा है तब जाकर होंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री की भी यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे हिस्ट्री में ही, ये 2 या 3 प्रश्न, हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री से 3 प्रश्न पूछे गए थे, और 3 में से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे 2 जो मिसलेनियस में भी आप डाल सकते हो। जैसे 1970 के समय में शिमला समझौता हुआ था, कि फिर 2-3 ऑप्शन और थे, USSR के साथ भारत के संबंध बढ़े थे, कुछ इस तरह के ऑप्शन पूछे गए थे। कुछ एक और ऑप्शन थे
ज़्यादातर ऑप्शन। और यहाँ पर जिनके अच्छे नॉलेज नहीं है तो इस प्रश्न को भी ज़्यादातर कैंडिडेट शिमला समझौता टिक लगा कर गलत कर आ जाएंगे। तो बहुत सारे अच्छे लेवल के मॉडर्न हिस्ट्री के भी, अब इसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में डाला, कुछ कैंडिडेट इसे मिसलेनियस में भी काउंट कर सकते हैं, पर देखें तो उसे मॉडर्न हिस्ट्री में ही करना ज़्यादा बेहतर है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने इस प्रश्न को डाला। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी 2 प्रश्न आसानी से। फिर इसके बाद बात करें फिर कंप्यूटर से भी एक के प्रश्न पूछे गए थे, कंप्यूटर से रिलेटेड एक प्रश्न पूछे गए थे। और एक और चैप्टर था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, जहां से 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये करीब करीब ऐसा प्रश्न इस तरह के, हाँ, डे से, इंपॉर्टेंट डे से, ठीक है, इंपॉर्टेंट डे से 2 प्रश्न थे। एक जितने भी प्रश्न पूछे गए इन दोनों डे से रिलेटेड प्रश्न मैं टफ सेगमेंट में डालूंगा। आप आसानी से, हाँ, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप देना चाहो, यदि ऑप्शन एलिमिनेट तब भी कर पाओगे क्योंकि जितने भी डेट दिए गए थे जनवरी के दिए गए थे। अब एक प्रश्न के जनवरी दिए गए थे 2 ऑप्शन में, अब एक दिसंबर दिए गए थे। तो क्योंकि दिसंबर रिसेंट टाइम है, जनवरी रिसेंट टाइम है, लगातार आप करंट अफेयर फॉलो करते आ रहे हो तो आसानी से ज़्यादातर डे आपको याद होंगे और यहाँ पर आसानी से एलिमिनेट करके आप राइट आंसर के ऊपर, ये डे के ऊपर चले जाते। पर एक प्रश्न थे अक्टूबर से रिलेटेड और जहाँ पर रेलिवेंट डेट थे 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, इस तरह से डेट थे और एग्जैक्ट आपको याद नहीं है तो आप इस प्रश्न को भी गलत करो। डे वाले रिलेटेड भी प्रश्न आप इसे भी टफ में डाल सकते हो। आसानी से कितने प्रश्न बनाए जा सकते थे? आसानी 60 के करीब करीब, बिना कोई दिक्कत के 60 के करीब करीब आसानी से सही किए जा सकते थे। अब इसके बाद आप ऑप्शन एलिमिनेट करके, और जिनसे आप लगभग गलतियां ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद भी गलतियां ना के बराबर हो, ऐसे प्रश्न करीब करीब थे 12। ये 12 से 15 के बीच में ऐसे प्रश्न थे जिनमें आप लगभग ना के बराबर गलती करोगे तो टोटल पहुंच गए 75 के करीब, ठीक है। अब इस 75 के बाद हमें प्रश्न अच्छे खासे बच जाते हैं। 25 प्रश्न है। अब इन 25 में से आप थोड़ा बहुत ही समझदारी के साथ अटेम्प्ट करोगे और ये 15 में से ज़्यादातर गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। 2 या 3 आप गलती कर दो ये, और इनमें से भी 2-3 गलती हो जाएंगे क्योंकि एग्जाम हॉल में पता नहीं चलता कि आप क्या अटेम्प्ट ले रहे हो। तो इनमें से 2-3 गलती, इनमें से 2-3 गलती, टोटल 5 गलती आप हटा भी दो तो लगभग 70 यहाँ से सही कर लोगे और 10 के करीब यहाँ से सही कर लोगे। टोटल 80 के करीब सही किए जा सकते हैं इस पेपर में। 80 के करीब आसानी से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर है। 0.2 के करीब नेगेटिव मार्किंग, जो आपको एक गलत करते हो 0.2 काट दिए जाते हैं, आपके स्कोर वो माइनस किया जाता है। तो इससे किसी कैंडिडेट के बीच में डर तो नहीं है नेगेटिव मार्किंग की वजह से, तो जिससे आप आसानी से यहाँ पर देखें इस पेपर में तो 80 करीब सही किए जा सकते थे एक्साइज सब इंस्पेक्टर के 28 जनवरी के पेपर में। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के आइडिया को लेकर। कट ऑफ के ऊपर हम लोग डिटेल में अगले दिन बात करें, पर एक आइडिया के लिए बात करें। जिनके भी जनरल में आप आते हैं 80 करीब आपने सही कर रखा है तो आप मेंस में लग जाओ। 80 करीब करीब, करीब का मतलब ये होता है कि आप 78 भी सही कर रखा है तो आप मेंस में लग सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो आइडिया 78 से 80 के करीब आपने सही कर रखा, एक बेहतरीन अटेम्प्ट है और यहाँ पर आप मेंस में लग सकते हो। ज़्यादातर आप उम्मीद कर सकते हो कि मेंस के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे जनरल में आप आते। उसके बाद कल के दिन हम लोग डिटेल में हर कैटेगरी के लिए बात करेंगे। अभी के लिए हम लोग सिर्फ यहाँ पर फोकस करते हैं पेपर को लेकर। तो पेपर को लेकर जो भी आइडिया थे सभी से टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया, किस तरह के प्रश्न पूछेगा। इकोनॉमिक्स के ऊपर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर फैक्चुअल प्रश्न इकोनॉमिक्स से नहीं रहे थे, कॉन्सेप्चुअल थे। हिस्ट्री भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल थे। मॉडर्न हिस्ट्री के भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे गए थे जो 1971 वाला था, उसे आप मॉडर्न मिसलेनियस की जगह मॉडर्न हिस्ट्री में ही मैंने डाल रखा है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के वो 1971 वाले बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन थे और सभी कैंडिडेट से पॉसिबल, क्योंकि आपको लगातार 5 फैक्ट आपको जानना होगा। सिविक्स के भी प्रश्न जो पूछेगा ना बहुत बेहतरीन लेवल के, एक ही प्रश्न में लगभग आपको 5 फैक्ट आपको याद होने चाहिए, तब जाकर 4 या 5 ऑप्शन थे, ठीक है, 4 या 5 ऑप्शन आपको याद है तब जाकर उन प्रश्न को आप सही कर पाओगे। एक ऑप्शन से आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, बहुत हद तक। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे थे जो 10 के करीब ऐसे प्रश्न थे, आपका नज़र एग्जाम हॉल में पूरी तरह से ओपन है ना, तो आप 10 प्रश्न के सिर्फ ऑप्शन से बना सकते थे। और हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि 80 करीब आसानी से जाया जा सकता था, पर फिर भी 80 के
पास पहुंचना एक बड़ी अचीवमेंट है इस पेपर के लिए। ओवरऑल SDFSO कंपेयर करोगे आप तो SDFSO से यहाँ पर इसका पेपर टफ था। SDFSO में आप आसानी से 83-84 करीब जा सकते थे, 83-84 आसानी से सही कर सकते थे, पर यहाँ पर ये एक्साइज सब इंस्पेक्टर में नहीं कर सकते। दरोगा की कंपेयर में भी देखें तो दरोगा का भी पेपर ऐसा नहीं था कि यदि वैकेंसी 64 पोस्ट के करीब यहाँ पर भी रहते दरोगा के, तो यहाँ पर भी कट ऑफ 80 करीब ही रहते, पेपर उसी लेवल के थे। पर हाँ, ओवरऑल दरोगा का पेपर टफ थे, एक्साइज का पेपर थोड़ा सा आसान था इसके कंपेयर में, दरोगा कंपेयर में थोड़ा सा आसान था एक्साइज का पेपर। तो ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह का पेपर यहाँ पर एक्साइज सब इंस्पेक्टर में पूछेगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।